हेलो एवरीवन, आई एम रवि जैन। आज हम लेटर ऑफ क्रेडिट का पार्ट 6 देखेंगे। इस पार्ट में हम लेटर ऑफ क्रेडिट के कुछ रिमेनिंग पार्ट्स समझेंगे और उसके साथ साथ हम पुराने जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो देखेंगे। दे विल जो कि हमारे अंडरस्टैंडिंग को और अच्छा करेंगे, कैसे हम कैसे स्टडीज के क्वेश्चन को और जो एलसी से रिलेटेड कंसेप्चुअल क्वेश्चंस को, क्योंकि एलसी वाले चैप्टर में आपको कुछ भी ध्यान नहीं रखना है, केवल कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग रखना है। उसके बेस पे क्वेश्चन आएंगे तब आप देखेंगे आप कितना इजीली सारे क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। तो वी वर सीइंग डॉक्यूमेंट्स अंडर एलसी की। एलसी के अंदर हम लोग क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि क्योंकि एलसी इज ऑल अबाउट डॉक्यूमेंट्स। सो एलसी के अंदर होता है बिल ऑफ एक्सचेंज, होता है इनवॉइस, होता है बिल ऑफ लेडिंग, होते हैं ये तीन डॉक्यूमेंट्स के हम बारे में हम देख चुके थे। आज हम देखेंगे इंश्योरेंस पॉलिसी एंड सर्टिफिकेट। हमने डिफरेंट टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, डिफरेंट इंटरनेशनल इंटरनेशनल डिफरेंट इनको टर्म्स देखी, इंटरनेशनल कॉमर्शियल टर्म्स। उनके अंतर्गत हमने देखा कि भाई जो ये पार्ट है उसका इंश्योरेंस तो होना ही चाहिए, जो भी पार्ट है। तो जो भी इंश्योरेंस है अमाउंट, वो सर्टिफिकेट क्या होता है, इंश्योरेंस पॉलिसी है, दैट शुड आल्सो बी इंक्लूड विद द डॉक्यूमेंट्स, वो होना चाहिए। तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इट शुड बी इशूड और साइन बाय जो इंश्योरेंस कंपनी है, उसी के द्वारा इशू होना चाहिए और ये साइन होना चाहिए, और उसके एजेंट्स के द्वारा। कोई ब्रोकर के थ्रू ये नहीं होना चाहिए। ठीक है। ये डिफरेंट आर्टिकल्स हैं जो कि जो यूसीपीडीसी के डिफरेंट आर्टिकल्स हैं, जो आर्टिकल्स ये रिक्वायरमेंट स्टिपुलेट करते, ये बताते हैं। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है कि जिस डेट से आपने शिपमेंट किया, मतलब जो इंश्योरेंस पॉलिसी है जो मेन उनके लिए, जैसे कि जो भी आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं सीआईएफ वाला, कॉस्ट इंश्योरेंस ऑफ फ्रेट, या सीआईपी वाला, कैरिज एंड इंश्योरेंस पेड टू, इन दोनों केसेज में ही जो आपका जो सेलर है वो इंश्योरेंस करवाता है। उन केसे इन दोनों केसेज में जो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जब भी आपका यहाँ से जो मटेरियल है वो शिप हो, जो भी शिपमेंट डेट है, जिस डेट से भी शिप हो उस तारीख से, या आपका शिपमेंट जो कवर है, वो जो शिप वो इंश्योरेंस कवर है वो इम्प्लीमेंट होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि उसके बाद वाली डेट से वो हो। मान लो कि सपोज करो शिपमेंट डेट ही 15 अक्टूबर 2020 एंड योर इंश्योरेंस कवर जो है वो मिल रहा है आपको 17 अक्टूबर 2020 से। तो वो जो डॉक्यूमेंट अगर ऐसा होगा इंश्योरेंस पॉलिसी, तो वो क्या होगी, डिस्क्रिपेंट पॉलिसी होगी। 2 दिन का कवर नहीं मिला, 2 दिन में अंदर अगर कुछ हो गया तो जिस तारीख से शिपमेंट हो, जब से मटेरियल जो मटेरियल उस पे से होके स्टार्ट हो गया शिप होना समुद्र में, तो उसके बीच का तो उस ड्यूरेशन के लिए आपका कम से कम इंश्योरेंस तो होना ही चाहिए। द डेट ऑफ इश्यूएंस ऑफ इंश्योरेंस, तो इसलिए जो इंश्योरेंस की डेट है वो शिपमेंट डेट से या उससे पहले की होनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ, अगर मान लो बाद में भी है तो उसमें ये लिखा जाए कि भाई ये जो इंश्योरेंस हम इश्यू कर रहे हैं ये उस डेट से, मान लो 17 को ही इंश्योरेंस निकाला, इंश्योरेंस पॉलिसी की डेट है, ये इंश्योरेंस पॉलिसी का कवर है और उसका डॉक्यूमेंट की डेट 17 अक्टूबर है, तो फिर उसमें ये लिखा होना चाहिए कि दिस इंश्योरेंस इज इफेक्टिव फ्रॉम 15 अक्टूबर 2020। तब तो ठीक है ना। या फिर ये जो होना चाहिए 15 तारीख का या 14 तारीख का या उससे पहले का ही डेट का इंश्योरेंस कवर होना चाहिए, उससे पहले का ही इश्यू होना चाहिए। इट इज सेम लाइक एज जैसे आप लोग शोरूम से गाड़ी निकालते हैं, जब भी आप कोई गाड़ी, कार, टू व्हीलर या फोर व्हीलर परचेज करते हैं, तो जो हम थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करवाते हैं उसका रूल ये होता है कि भाई आप जिस डेट से आप उसको यूज करना चाह रहे हैं गाड़ी को, उसी टाइम से, इसलिए शोरूम से गाड़ी पहले नहीं निकाल सकते, इंश्योरेंस होना ही चाहिए उस डेट का। क्लियर है, सेम वही कंसेप्ट है। एक अनदर कंसेप्ट इज दैट जो डेट जो करेंसी है, मतलब जिस जिस भी चाहे अगर एलसी की करेंसी डॉलर है, तो जो इंश्योरेंस है उसकी करेंसी भी किस में होनी चाहिए, डॉलर में होना चाहिए, ताकि एक्सचेंज रेट के कारण किसी को कोई नुकसान नहीं हो, एक्सचेंज रेट के कारण नुकसान नहीं हो। ठीक है। इस इसमें क्या होना चाहिए कि जो आपके पास अगर इंश्योरेंस कवर है वो कितने अमाउंट का होना चाहिए, जो भी सी गुड्स की सीआईएफ वैल्यू है या सीआईपी वैल्यू है, उसका
वन वन 10% होना चाहिए, मतलब 10% एक्स्ट्रा होना चाहिए। जो भी गुड्स की वैल्यू है सीआईएफ या सीआईपी वाली जो भी वैल्यू, उसका कितना होना चाहिए, 10% एक्स्ट्रा होना चाहिए। आप ये बेसिक कंसेप्ट ध्यान में रखना है। जो भी वैल्यू है गुड्स की, इट शुड बी थोड़ा ज़्यादा ही होना चाहिए। उससे कितना ज़्यादा होना चाहिए, 10%। अगर एलसी में कुछ अलग तरीका डिफाइन किया हुआ है तब अलग चीज़ है, तब अलग चीज़ है। अदरवाइज अगर कोई स्पेसिफाई नहीं है तो देन सेलर विल, जो सेलर है वो कितने का इंश्योरेंस करवाएगा, 10% का। और बैंक भी तभी एक्सेप्ट करेंगे कि मिनिमम 10% अमाउंट एक्स्ट्रा का इंश्योरेंस होना चाहिए। इट शुड आल्सो इंडिकेट द वोएज इट इज कैरिंग, कि भाई जो कौन सा, कहाँ से शिपमेंट स्टार्ट हुआ, कहाँ किस पोर्ट, ओरिजिन जो पोर्ट है, डेस्टिनेशन पोर्ट है, वो कवर होना चाहिए। दूसरी चीज उसमें ये होना चाहिए कि भाई कहाँ तक खत्म होगी इंश्योरेंस, कि भाई आपका ये जैसे मान लो संघाई पोर्ट है, वहां से मुंबई पोर्ट तक आ गया, या कांडला पोर्ट तक आपका मटेरियल आ गया, उसके बाद ये इंश्योरेंस कवर कहाँ टर्मिनेट हो रहा है, ये केवल सी ट्रांसपोर्ट के लिए, या उसके आगे भी जहाँ तक जो बायर है उसका वेयर हाउस है वहां तक है, तो कहाँ तक वो इंश्योरेंस कवर है। जनरली ये सी के लिए होगा तो ठीक है, जहाँ तक भी कवर है वो सब कुछ उसमें इंक्लूड होना चाहिए, इंडिकेट होना चाहिए। जो क्लेम्स हैं वो जो भी कंट्री ऑफ एप्लीकेंट है, जैसे मान लो इंडिया, अगर इंडिया में सामान इंपोर्ट हो रहा है तो इंडिया की कंट्री में वो क्लेम्स एप्लीकेबल होने, इंडिया में एप्लीकेबल होने चाहिए। अदरवाइज हाउ कैन इंपोर्टर है वो, जो मान लो कोई नुकसान होगा तो इंश्योरेंस को कैसे क्लेम करेगा, नहीं कर पाएगा ना। इसलिए जो भी इंश्योरेंस कवर है उसका एटलीस्ट वन डॉक्यूमेंट तो ओरिजिनल होता ही है, क्योंकि इंश्योरेंस पॉलिसी है तो ओरिजिनल साइन होनी चाहिए। तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन हालांकि वो अप्लाई होगी जो हमने पहले देखा था, बट और ये ब्लैंक एंडोस्ड होनी चाहिए पॉलिसी भी, ठीक है, ताकि इसको यूज कर सके एप्लीकेंट। उसमें जो डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स है इंश्योरेंस वाले में, पॉलिसी में, वो होनी चाहिए बिल्कुल सेम, मतलब कंफर्म एज जैसा कि डिस्क्रिप्शन गुड्स है एलसी में। अदरवाइज आपका इंश्योरेंस कवर में अलग टाइप के डॉक्यूमेंट, अलग टाइप का गुड्स मेंशन है, और आपका जो एलसी उसमें अलग है, तो फिर आपको इंश्योरेंस क्लेम करने में प्रॉब्लम होगी। तो सपोज करो कि आप कोई कार परचेज कर रहे हैं, कार का डिस्क्रिप्शन अलग है आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी में, और आपने जो कार परचेज की उसका मॉडल अलग है और इंश्योरेंस पॉलिसी में मॉडल अलग है, तो क्या आप इंश्योरेंस क्लेम कर पाएंगे, नहीं क्लेम कर पाएंगे। सेम ही ये अप्लाई हो रहा है, क्लियर है। ऐसे ही अनदर जो डॉक्यूमेंट्स, अब तक हमने जो डॉक्यूमेंट्स देखे वो हमने देखा, बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ लेडिंग, इनवॉइस, एंड हमने ये अभी वाला जो ये देखा इंश्योरेंस पॉलिसी। इसके अलावा क्या होता है कि हमारे पास होता है सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। वो ये बताएगा कि ये डॉक्यूमेंट, ये हमें ये बताएगा कि भाई हमें कैसे पता चला कि संघाई से ही डॉक्यूमेंट्स, संघाई वाले पोर्ट से या उस कंट्री से ही डॉक्यूमेंट आ रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि दूसरे पोर्ट से मुंबई पोर्ट पे आ गए। तो उसके लिए सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन होता है कि मतलब डॉक्यूमेंट्स कहाँ से ओरिजिनेट हो रहे हैं, मतलब मटेरियल कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, तो इट डिटरमाइंस द ओरिजिन ऑफ गुड्स। ये जनरली क्या होता है, थर्ड पार्टी से इश्यू होना चाहिए, ऐसा नहीं कि ऐसा नहीं, थर्ड इंडिपेंडेंट पार्टी से, जैसे चैम्बर ऑफ कॉमर्स होगा जो भी चाइना में, उससे वो इशू होगा, तो वो बताएगा कि भाई गुड्स का ओरिजिन कहाँ है, गुड्स की वैल्यू भी मेंशन होगी, इनवॉइस नंबर वगैरह भी मेंशन होगा, भाई कौन से गुड्स के बारे में, ताकि बिल ऑफ लेडिंग वो सब इंडिकेट होंगे। और जो इस सर्टिफिकेट ओरिजिन में जो डॉक्यूमेंट, जो डिटेल्स आ रही है, वो सारी क्या होनी चाहिए, और डॉक्यूमेंट्स के साथ कंसिस्टेंट होनी चाहिए। ये आल्सो भी इंश्योर्ड होना चाहिए। अगर मान लो सर्टिफिकेट ओरिजिन ऑफ गुड्स इज नॉट फ्रॉम एनी वार फाइटिंग कंट्री, और जो बैंड हजारदस्त गुड्स है वहां से नहीं होना चाहिए, अदरवाइज तो वो कोई काम का नहीं। इसके अलावा सर्टेन अदर डॉक्यूमेंट्स भी हैं। वो होता है पैकिंग लिस्ट की, भाई आप उस जो शिपमेंट हुआ उसमें क्या क्या मटेरियल, पैकिंग लिस्ट है, वेट लिस्ट, और अदर कोई डॉक्यूमेंट्स है। फॉर एग्जांपल फॉर फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट होता है फॉर गुड्स जो कि ह्यूमन कंजम्पशन के लिए किए जाते हैं, उनके लिए। ऐसा और कोई सर्टिफिकेट होता है, बेनिफिशियरी के लिए कोई सर्टिफिकेट है, जो भी एलसी के अंदर डिफाइन किए हुए हैं, और अदर डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी होने चाहिए। पर सबसे इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि सारे डॉक्यूमेंट्स क्या होने चाहिए, एक दूसरे से कंसिस्टेंट होने चाहिए। पर कुछ अगर डिस्क्रिप्शन गुड्स है कहीं भी इन्वॉल्व, चाहे इनवॉइस में हो, चाहे बिल ऑफ लेडिंग में हो, चाहे हमने जो ये देखा कि सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन हुए, वो सब क्या होना चाहिए, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। ये कंसेप्ट हमने बार बार पहले भी समझा था और अभी भी हम समझ रहे हैं, ताकि कोई इशू नहीं है। अब हम कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे। कुछ कंसेप्ट ऐसे होंगे जो हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के थ्रू ही
क्लियर करेंगे, जो हमने अभी नहीं लिए हैं, क्योंकि सब्जेक्ट इज वेरी वास्ट, डिफरेंट कंसेप्ट और इन्वॉल्व है, तो वो धीरे धीरे हम क्वेश्चन के थ्रू ही कवर कर लेंगे। एन एल सी विच अलाउस ओपनर्स या ओपनिंग बैंक को ब्रेकआउट करने के लिए अलाउ करती है, एंड एल सी को कैंसिल भी कर सकते हैं, तो उसको अपन क्या बोलेंगे। तो आप लोग ये हम लोग जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, हालांकि कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, पर हम ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड यूज करते हुए ही करेंगे, सो देट ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड, सो देट हम लोग ज़्यादा अच्छे से मार्क्स ला सके एग्जाम में। तो आप लोग देखिए कि ट्रांसफरेबल तो आंसर हो ही नहीं सकता इसका। और ये देखो कि ये दोनों ऑप्शन में से आंसर ज़्यादा लग रहा है कि रिवोकेबल इरिवोकेबल, ये आंसर तो हो नहीं का। तो खुद ही बोल रहा है कि ब्रेकआउट कर सकते हैं और कैंसिल कर सकते हैं, इसका मतलब क्या हो गया, रिवोकेबल इसका आंसर हो गया। अनदर जो क्वेश्चन है सेकंड नंबर का, वो ये इसमें एक कंसेप्ट है वो हम देखेंगे। ये बोल रहा है कि एलसी एक्सपायर हो रही है 15 जून 15th जुलाई 2000, द एक्सपायरी ऑफ ए लेटर ऑफ क्रेडिट इज 15th जुलाई 2016, द लास्ट डेट ऑफ शिपमेंट मेंशन इन एलसी इज 30th जून 2016, द शिपमेंट वाज एक्चुअली मेड on 17th June 2016 and documents were presented on 15th July 2016. Choose the best option out of the following as per provisions of UCPD C600. ये बोल रहा है कि जो आपकी एलसी है वो एक्सपायर हो रही है 15th जुलाई 2016 में, एंड जो डेट ऑफ शिपमेंट थी, डेट ऑफ शिपमेंट जो मेंशन थी उसमें एलसी में वो थी कि आप 30 जून 2016 को कर दो। ये एलसी की है और ये शिपमेंट की है, ठीक है। और उसने मतलब कट ऑफ डेट है, ये कट ऑफ डेट, और उसने एक्चुअल शिपमेंट कब किया है, एक्चुअल शिपमेंट उन्होंने किया है 17 जून 2016 को, ठीक है। ये डेट्स हमने इसलिए ले ली। तो ही हैज डन द शिपमेंट जो भी है एलसी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग किया है, बट जो शिपमेंट किया तो उसके जो डॉक्यूमेंट्स है उसने वो प्रेजेंट किए हैं जिस दिन एक्सपायर हो रही थी एलसी, उसी दिन प्रेजेंट किए हैं, ठीक है। 15 जुलाई को उसने डॉक्यूमेंट प्रेजेंट किए। अब ये पूछा है यूसीवीडी से, अब इसमें कुछ ऑप्शंस दी हुई, द डॉक्यूमेंट शुड हैव बीन प्रेजेंटेड विद इन 7 days फ्रॉम द डेट ऑफ शिपमेंट। एक ये बोल रहा है कि भाई जिस दिन डेट शिपमेंट से कितने दिन में डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट करना चाहिए जो भी बेनिफिशियरी उसको। द डॉक्यूमेंट्स कैन बी एक्सेप्टेड एज दे आर प्रेजेंटेड विद इन द वैलिडिटी ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट। एक ये ऑप्शन ये बोल रहा है कि भाई डॉक्यूमेंट्स, इसका मतलब आप उनको डिसाइड करना है कि डॉक्यूमेंट क्या एक्सेप्ट किए जा सकते हैं या नहीं एक्सेप्ट किए जा सकते। द डॉक्यूमेंट शुड हैव बीन प्रेजेंटेड विद इन 15 days ऑफ डेट ऑफ शिपमेंट। द डॉक्यूमेंट शुड हैव बीन प्रेजेंटेड विद इन 21 days फ्रॉम द डेट ऑफ शिपमेंट। तो अगर आप देखेंगे कि ए बी डी ये ऑप्शंस, इन तीनों में अगर हम लोग ऑप्शंस का मेथड यूज करते हुए काम चलें समझे, तो अब देंगे इन तीनों में से एक आंसर होना चाहिए कि भाई ये क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा है कि भाई कितने दिनों में आपको डॉक्यूमेंट्स हैं वो प्रेजेंट करने हैं। तो इसमें क्या होता है कि एलसी का कंसेप्ट ये होता है कि जब भी अगर ओरिजिनल ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट प्रेजेंट, अगर एलसी की रिक्वायरमेंट ये है कि ओरिजिनल ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट आपको प्रेजेंट करने हैं, तो आपको शिपमेंट के कितने दिन में प्रेजेंट करने हैं, 21 days में आपको क्या करना है, बैंक को प्रेजेंट करना है। आपने जैसे शिपमेंट किया तो उसके बाद तो आपको 21 days तो इनफ टाइम है। आप खुद भी सोच सकते हो 7 दिन और 15 दिन थोड़ा कम टाइम होता है, 21 days इज इनफ टाइम कि भाई आप शिपमेंट कर दिया। तो आपके पास जो आपके पास पर यहाँ जो है 30 जून 15 जुलाई तक था, तो वो अलग चीज़ है, पर आपके पास 21 days का टाइम होता है। 21 days का आपके पास टाइम होता है कि जब भी आप ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट्स है वो ओरिजिनल, तो इसमें क्या है कि ओरिजिनल ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट्स, अगर मान लो कि एलसी की रिक्वायरमेंट ओरिजिनल की नहीं है, एलसी की रिक्वायरमेंट ओरिजिनल की नहीं है तो 21 डेज की भी जरूरत नहीं है। एलसी की रिक्वायरमेंट अगर 21 डेज की नहीं है तो ओरिजिनल की भी जरूरत नहीं है, पर जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो ट्रांसपोर्ट में क्या होना चाहिए, 21 डेज में प्रेजेंट कर। तो 17 जून को अगर उन्होंने डिस्पैच किया तो 21 डेज क्या होंगे, अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 17 प्लस 21 डेज, तो 17 प्लस 20 मीन्स ये 8 जुलाई के अप्रोक्स, या 8 या 7 जुलाई के अप्रोक्स ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो अब जबकि इसने प्रेजेंट किया है 15 जुलाई को, तो वो 21 डेज के भी बियॉन्ड प्रेजेंट किए हैं,
तो वो डॉक्यूमेंट्स क्या होंगे, एक्सेप्टेड नहीं होंगे, क्योंकि डॉक्यूमेंट शुड बी प्रेजेंटेड किस में होना चाहिए, 21 डेज में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। डॉक्यूमेंट्स कैन बी एक्सेप्टेड नहीं, क्योंकि विद इन वैलिडिटी तो ठीक है बात, बट साथ के साथ क्या होना चाहिए, ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट शुड बी प्रेजेंटेड विद इन 21 डेज ऑफ द शिपमेंट। क्लियर है ये कंसेप्ट। इसी में हम आगे एक और क्वेश्चन लेते हैं। एज पर यूसीपीडीसी, इफ देर इज नो इंडिकेशन इन द क्रेडिट ऑफ द इंश्योरेंस कवरेज रिक्वायर्ड, अगर मान लो कि इंश्योरेंस कवरेज कितना चाहिए ये मेंशन नहीं हुआ है यूसीपीडीसी में, तो अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस कवरेज मस्ट बी एटलीस्ट ऑफ, तो हमें पता है कि कितना होना चाहिए, 10% एक्स्ट्रा। वैसे भी ये ऑप्शन तो कट, ये ऑप्शन तो कट जाएंगे, ये दो तो ये ऑप्शन तो कट जाएंगे। अब CIF वैल्यू लेना है या FOB वैल्यू लेना है, तो हमने देखा था कि जो CIF और कॉस्ट इंश्योरेंस और फ्रेट मिला के जो वैल्यू होती है उसका भी 10% एक्स्ट्रा लेना है। मतलब ऑलरेडी जो CIF वैल्यू है गुड्स की, मतलब कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट, या हमने जो CIF किया CIP तो जो है वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए एप्लीकेबल है, CIP जो है और एनी मोड के लिए एप्लीकेबल है, उनका भी क्या लेना है, 10%। तो आंसर तो A और B में से होगा, पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं ना FOB में। तो आपको कौन सी वैल्यू लेनी है, जब हमें CIF या CIP वाली वैल्यू में से लेना है, तो आंसर क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। ये क्वेश्चन सिंपल दिख सकता है, पर A और B में से आपको सेलेक्ट करना मुश्किल हो सकता है अगर आपने कंसेप्ट अच्छे से नहीं समझा है तो। एक और क्वेश्चन है, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कॉल फॉर अंडर लेटर ऑफ क्रेडिट। हम लोग ये बार बार देख रहे हैं कि क्या डॉक्यूमेंट्स कॉल करते हैं। तो हमने देखा कि इनवॉइस है, ऑब्वियसली चाहिए होगा, बिल ऑफ हेडिंग चाहिए होगा, लेटर ऑफ कंफर्मेशन ऐसा कुछ नहीं चाहिए होता है, पैकिंग लिस्ट वगैरह ये जो भी डॉक्यूमेंट है ये तो चाहिए ही होते हैं। तो ये बिल्कुल सिंपल है, आंसर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। जो और डॉक्यूमेंट पूछ रहा है ये वेरी सिंपल क्वेश्चन है। In documentary credit transactions, all parties deal with the documents and not goods. All parties deal in documents and goods as well. Buyers and seller deal in goods and all parties deal in goods only. तो आप देख सकते हो कि कोई भी पार्टी गुड्स में ही नहीं करती। बाय एक क्वेश्चन ये इसमें क्या है कि ऑल पार्टी डील इन डॉक्यूमेंट्स एंड गुड्स एज वेल, नहीं ये भी नहीं होता। ऑल पार्टी डील विद डॉक्यूमेंट्स एंड गुड्स, ये जो आंसर इसका ए होगा, क्योंकि जो बैंक है या जो जो बायर है और सेलर है वो लोग एलसी ट्रांजेक्शन में तो गुड्स का ही एक्सचेंज होता है। ये जरूर है कि जो सेलर है वो डॉक्यूमेंट जो गुड्स डिस्पैच करता है, पर वो तो ठीक है, पर वो जो ट्रांजेक्शन हो रहा है एलसी के अंतर्गत जो ट्रांजेक्शन हो रहा है उसमें कभी भी गुड्स का मूवमेंट नहीं था। हम लोगों ने देखा था पूरा एलसी पूरा पड़ा था, उसमें जो सेलर यहाँ से एलसी खुलेगी उसको एडवाइज होगी। एलसी भी क्या है, एक डॉक्यूमेंट है। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स आएंगे वो सारे डॉक्यूमेंट्स ही आ रहे हैं। जो एलसी वाला ट्रांजेक्शन में गुड्स का कोई लेना देना नहीं है। यूसीपीडीएस में भी इसका मतलब डिफाइन किया हुआ कि यूसीपीडीएस इज कंप्लीटली डॉक्यूमेंट, इसलिए इसको डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट भी बोला जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल पार्टी डील विद द डॉक्यूमेंट्स एंड नॉट गुड्स। ठीक है। ए डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट इज ए लिंक प्रोवाइडेड बाई एंड बिटवीन ए बायर एंड सेलर टू फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, ओपनिंग बैंक, एडवाइजिंग बैंक, नहीं ओपन करेगा जो एलसी ओपन करेगा वही तो प्रोवाइड करा रहा है लिंक। ओपनिंग बैंक पे एडवाइजिंग बैंक बाकी सारे बैंक्स उस पर डिपेंडेंट है। इन डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट तो इसका आंसर ये हो जाएगा, ए हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बैंक इज यूजुअली ए फॉरेन बैंक, ये बोल रहा है कि कौन सा बैंक जनरली दूसरा बैंक होगा। जैसे मान लो इंडिया में तो इशूइंग बैंक तो इंडिया का ही रहेगा, तो ये तो कट जाएगा। ठीक है। एडवाइजिंग बैंक, पेइंग बैंक, तो पेइंग बैंक हो सकता है इंडिया में पेमेंट कर दे, जो इशूइंग बैंक का फाइनल पेमेंट करे, तो पेइंग बैंक भी कट जाएगा, इशूइंग बैंक भी। कन्फर्मिंग बैंक इंडिया में भी हो सकता है और उस कंट्री में भी हो सकता है, जनरली वो प्रेफर करते हैं वहाँ, पर कहीं भी हो सकते हैं। पर जो एडवाइजिंग बैंक है जो कि एलसी एडवाइज करेगा वो कहाँ होगा, उसी की कंट्री में होगा जनरली। तो आंसर क्या है इसका, सी। आंसर मोर अप्रोप्रिएट आंसर सी होगा। ये एक और क्वेश्चन है काफी सिंपल, पर ये भी कंसेप्चुअल आपका और क्लियर करे। इफ द CIF और CIP वैल्यू कैन नॉट बी डिटरमाइंड फ्रॉम द डॉक्यूमेंट से पता नहीं चल पा रहा है कि भाई क्या गुड्स की CIF या CIP वैल्यू है, तो जो भी नॉमिनेटेड बैंक है विल एक्सेप्ट एन इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट्स विच कवर्स 110% of gross amount of the invoice, 100% gross amount of the invoice, 11 documentary credit amount, 11 of the amount which paid payment, acceptance or negotiation
इज रिक्वेस्टेड अंडर द क्रेडिट। क्लियर है? तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि भाई अगर मान लो कि CIF और CIP वैल्यू नहीं पता है तो कितना तो क्या वैल्यू लेंगे, तो इनमें से क्या क्या एक्सेप्ट किए जा सकते हैं। तो इसमें क्या है कि ऑप्शंस में भी ऐसे हैं कि मल्टीपल चीज़ें ले सकते हैं। तो 1 एंड 3 हम लोगों को पता है कि जो सेकंड वाला है कि ग्रोस अमाउंट ऑफ इनवॉइस, ये तो नहीं लिया जाएगा। 100 मतलब 10% एक्स्ट्रा चलना है, तो सेकंड जिसमें भी आ रहा है वो आपके ऑप्शंस कट गए। ठीक है, तो ऑप्शन एलिमिनेशन हम लोग काम कर रहे हैं ताकि आप एग्जाम में जो, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है काफ़ी वोस्ट है, दूसरा आपका ऑब्जेक्टिव में आपका पर्पज है मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन करना। तो अब आपको देखना है कि 1 भी ट्रू है, 100% ऑफ द, ऑब्वियसली 100% लेना है। 3 जो है वो भी है कि 100% ऑफ द डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट जो है, अगर मान LC की जो वैल्यू उसका मानो कुछ पता नहीं तो LC की जितनी वैल्यू उसका कितना ले लो 110। उसके अलावा जिसके लिए वो जो भी अमाउंट रिक्वेस्ट कर रहा है, मान लो LC की वैल्यू के अलावा कोई और कम अमाउंट के लिए वो रिक्वेस्ट कर रहा है, तो उसका भी 10% एक्स्ट्रा होना चाहिए। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 1, 3 एंड 4 आंसर हो जाएगा। बैंक थ्रू whom credit is advised and who confirms the letter of credit when required and negotiates the document tendered। मतलब जो बैंक ओपनिंग बैंक है ये तो नहीं, थ्रू उसके थ्रू नहीं होता, नन ऑफ दीज भी नहीं। फॉरेन बैंक जरूरी नहीं कि फॉरेन बैंक ही हो, तो पर जो एडवाइजिंग बैंक है, फॉरेन बैंक तो बहुत जनरल टर्म हो गया, एडवाइजिंग बैंक है वही क्रेडिट एडवाइज करेगा, जरूरत पड़े तो कंफर्म भी कर देता है। अगर दूसरों से कभी अगर मान लो कि जो सेलर है वो इंसिस्ट नहीं कर रहा कि मेरे को दूसरे से कंफर्म कराओ, तब तो वही कंफर्म भी कर देता है, वही नेगोशिएट भी कर लेता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, एडवाइजिंग बैंक। थैंक यू वेरी मच। इसमें हम आगे और भी क्वेश्चन देखेंगे जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, और वो आपके कंसेप्ट को बहुत अच्छा और करेंगे। थैंक यू वेरी मच।